हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे बोइंग 737 मैक्स एरोप्लेन और मैक्स विमान के बारे में। ये इंडिया डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, जो इंडिया का सिविल एविएशन को कंट्रोल करता है। मतलब इंडिया में जितने सारे सिविल फ्लाइंग होते हैं, जो आप लोग फ्लाई करते हैं, पैसेंजर्स, उसको जो कंट्रोल करता है वो डीजीसीए इंडिया है। और डीजीसीए इंडिया ने 2 साल पहले एक विमान और एक एरोप्लेन को बैन किया हुआ था इंडिया में फ्लाइंग के लिए। उस मॉडल का नाम था बोइंग 737 मैक्स। तो ये बैन क्यों किया था और अभी बैन लिफ्ट क्यों हो गया, और इसके पीछे की कहानी, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हुआ ये था 2018 एंड 2018 में कुछ क्रैश हुआ। एक बोइंग 737 मैक्स का क्रैश हुआ। तो 2018 और 2019 में क्रैशेस हुए। उसके 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 चलते वही मार्च 13 2019 में एफए, जो कि अमेरिका और यूएसए का सिविल एविएशन रेगुलेटर है, अपना इंडिया का जैसे डीजीसीए है वहाँ का एफए है, 13 को उसने बैन बिठाया ये पर्टिकुलर मॉडल एरोप्लेन के ऊपर, क्योंकि 2 क्रैशेस हुए थे। तो उसके चलते डीजीसीए इंडिया ने भी सेम बैन लगाया था ये एयरक्राफ्ट के ऊपर के इसमें कुछ प्रॉब्लम है और ये सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद हम लोग ये बैन लिफ्ट करेंगे। लेकिन एफएए ने 20 मंथ्स के बाद ये बैन को लिफ्ट कर दिया। देयर इज नो, कुछ इशू नहीं हुआ, और 20 मंथ्स के अंदर सारे उसके इन्वेस्टिगेशन हुए, रेक्टिफिकेशन क्या करना है उसका डिसीजन हुआ, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस चालू हुआ। और उन्होंने दिसंबर महीने में ये सब प्लानिंग स्टार्ट किया और उन्होंने ये बैन को लिफ्ट किया ना। डीजीसीए इंडिया को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। क्यों लगा? ये डीजीसीए इंडिया के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसको ज़्यादा टाइम लगा? उन्होंने स्टार्ट तो किया था, मतलब स्टडीज़ उन्होंने किया था इसके ऊपर, लेकिन दे टुक टाइम, क्योंकि इंडिया में ये जो एरोप्लेन है, ये बोइंग 737 मैक्स एरोप्लेन है, इसके बहुत सारे ऑपरेटर नहीं है, बहुत सारे एयरलाइंस नहीं है जो कि ये मॉडल यहाँ पे फ्लाई करते हैं। तो उसके चलते कोई प्रेशर नहीं रहा डीजीसीए के ऊपर, और डीजीसीए ने अपना टाइम लिया इसके ऊपर काम करने के लिए, ये पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर, और इन्वेस्टिगेशन चलती रही। और अभी ये 26 अगस्त 2021 को उन्होंने बैन लिफ्ट किया, जबकि दिसंबर 2020 में ऑलरेडी एफएए ने ये बैन लिफ्ट किया था। तो अभी क्या हो गया? अभी एक नया एयरलाइन आ रहा है। वो नया एयरलाइन, उसको हम लोग नाम देंगे एके एयरलाइन आ रहा है। तो वो एके एयरलाइन डीजीसीए के पास गया और उसने कहा कि ये जो पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर अब बैन लगा कर बैठे हैं, ये आप इसके ऊपर काम जल्दी कीजिए, और हम लोग चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर मॉडल को हम लोग अपना जो फ्लीट है या फिर अपने
एयरलाइन में हम लोग इसको लाना चाहते हैं। उससे पहले जो एक एयरलाइन था जो चला रहा था, वो एयरलाइन का नाम सपोज एस, उसने ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे फ्लाइंग नहीं हो रहे थे ये कोरोना पैंडेमिक के चलते। तो वो चुप बैठा था क्योंकि उसको कंपनसेशन कुछ जो बोइंग कंपनी है जिसने ये एरोप्लेन बनाया है उससे कंपनसेशन मिल रहा था। तो वो चुप बैठा था और वो अपना वेट कर रहा था कि कब डीजीसीए अपना वर्सन देगा, कब डीजीसीए ये बैन को लिफ्ट करेगा, तब हम एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी वो हुआ। तो ये मैक्स एयरक्राफ्ट, बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट, इसका थोड़ा सा हम लोग पीछे चल के हिस्ट्री में देखते हैं कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, क्या हुआ और बैन कैसे स्टार्ट हुआ। अगर हम 10-11 साल पहले जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो 2010 दिसंबर में एयरबस जो कंपनी है, फ्रांस का कंपनी और यूरोप का बोल सकते हैं आप कंपनी जो एयरबस है, उसने अपना एक प्रॉमिजिंग मॉडल उसने अनाउंस किया कि ये मॉडल लेके आएंगे। वो मॉडल का नाम था एयरबस A320 नियो। ये मॉडल को लेकर एयरबस ने अनाउंस किया। तो बोइंग उसका कंपटीटर है, तो बोइंग भी हरकत में आ गया, बोइंग भी एक्शन में आ गया कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी कोई नया मॉडल लाना चाहिए, क्योंकि ये नियो को फिर कम्पीट कौन करेगा। तो ये कसमकस में उन्होंने नेक्स्ट ईयर अगस्त 2011 में अपना नया मॉडल, जिसको कि इन्होंने नाम दिया बोइंग 737 मैक्स, उस मॉडल का इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम लोग भी ये मॉडल लेके आ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने अनाउंस किया, उसकी अच्छी रेस्पॉन्स भी मिली। 11 से 2014 तक उनकी डेवलपमेंट चली। 2014 तक उनको ऑलमोस्ट अराउंड 2000 ऑर्डर्स भी आ गए, ठीक है। और इन्होंने जनवरी 2016 में अपना फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट भी इन्होंने कर लिया। 2017 में आई थिंक मार्च में कुछ इन्होंने FAA का अप्रूवल भी इस मॉडल के ऊपर ले लिया। सब सही था, ठीक है। और उसी साल 2017 मई में इन्होंने अपना पहला मैक्स एयरक्राफ्ट मिलिंदो एयर, एक मलेशियन एयरलाइन है, उसको इन्होंने दे भी दिया। मतलब पहला डिलीवरी ऑफ फर्स्ट मैक्स एयरक्राफ्ट डिलीवरी इन्होंने कर दिया। गुड, वेरी गुड, यहाँ तक सब ठीक ठाक है, सब चल रहा है। 2018 मंथ ऑफ अक्टूबर ये डेट आता है, उसमें 29 अक्टूबर, उस डेट में एक क्रैश हुआ। लायन एयर करके एक ऑपरेटर है, सॉरी। तो ये लायन एयर ऑपरेटर का एक एयरक्राफ्ट बोइंग 737 मैक्स क्रैश हुआ, जिसमें कि सारे जितने लोग थे उसमें सबका डेथ हो गया, सब लोग मर गए। तो ये बोइंग 737 का पहला ऐसा क्रैश था, या फिर पहला क्रैश बोल सकते हैं, जिसमें ये बहुत बड़ा हाईलाइट हुआ, सारी दुनिया इसको देखी। लेकिन लोगों को अचानक समझ में नहीं आई कि ये क्रैश किसके वजह से हुआ, जो कि बाद में रिवील होगा धीरे धीरे कि क्या डिटेल्स हुआ था। बोइंग भी इसके बारे में बहुत सारा डिटेल्स उस टाइम रिलीज़ नहीं किया था, लेकिन FAA उसी साल 2018 में, नवंबर 2018 में FAA ने इसके ऊपर एयरवर्दिनेस डायरेक्टिव FAA लेके आया। उसको AD कहा जाता है, AD एयरवर्दिनेस डायरेक्टिव। ये क्या होता है, कोई भी कुछ, जब भी कोई मेजर इंसिडेंट या फिर मेजर एक्सीडेंट होता है या फिर होने का कुछ चांसेस रहता है, तो रेगुलेटर जो होते हैं वो एक ऐसा इंस्ट्रक्शन लेके आते हैं जो कि मैंडेटरी होता है, मतलब आपको करना ज़रूरी है। ये आप समझ लें कि ये एविएशन में एक टाइप का रूल है कि आपको ये करना पड़ेगा, ये मॉडिफिकेशन या ये इंस्पेक्शन। तो वो एयरवर्दिनेस डायरेक्टिव उसने रिलीज़ किया। अच्छा, वो सब फॉलो करने लगे, सब स्मूथ था। मार्च 10, 2019 में और एक मैक्स का क्रैश हुआ,
और एक मैक्स एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, ये इथियोपियन एयरलाइंस का था। तो इस टाइम लोग हरकत में सब आए, पूरी दुनिया हरकत में आई। इवन यूएसए का जो उनका जो DOT है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो है, और उनका जो हाउस कमेटी है, ये सब हरकत में आ गए। सब इसके बारे में सोचने लगे कि क्यों 2 मैक्स एयरक्राफ्ट्स इतने जल्दी जल्दी क्रैश हो गए, क्या प्रॉब्लम है, इसके पीछे क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, टीम्स बैठी पूरी, उन्होंने कमीशंस बिठा लिए कि भाई हाँ, इसका तो पता करना पड़ेगा क्या है इसमें। तो उन्होंने सब इन्वेस्टिगेशन करके इसका जो निचोड़ निकाला, उसमें इनको पता चला एक पर्टिकुलर कंप्यूटर है, उसका नाम है MCAS। तो ये MCAS जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। ये नया जो मॉडल है बोइंग 737 मैक्स मॉडल में, ये सॉफ्टवेयर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इसके वजह से ये क्रैश हो रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर या फिर ये कंप्यूटर जो था, ये पहले मॉडल में, जो बोइंग का पहला मॉडल है बोइंग 737 NG, सिमिलर मॉडल्स हैं लेकिन इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स आया था। तो ये इम्प्रूवमेंट के चक्कर में इन्होंने जो एक डाला है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर तो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, ये उन्होंने पता किया। तो MCAS क्या है? M मैन्यूवरिंग, ओके, C कैरेक्टरिस्टिक, A ऑगमेंटेशन, S सिस्टम। तो ये जो मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम है, ये NG मॉडल में नहीं था और ये इन्होंने लाया मैक्स मॉडल में। क्यों लाया ये? बोइंग जब ये डेवलप कर रहा था, आपको एग्जांपल देते हैं कि मेरे पास एक मॉडल है, ये मैक्स तो नहीं है, ये NG मॉडल है, ठीक है, लेकिन इसी में हम बताएंगे क्या हुआ उसमें। ये NG है। अभी जब इन्होंने मैक्स बनाया तो ये जो इंजन है, ये इंजन जो आप देख रहे हैं, इसके साइज़ बड़े हो गए, पावरफुल हो गए। तो बोइंग ने पावरफुल साइज़ के लिए ग्राउंड क्लियरेंस और अदर डिज़ाइन एस्पेक्ट को देखते हुए इसकी जो पोजीशन है फ्यूसलाज में थोड़ा सा आगे कर दिया और विंग में भी थोड़ा सा आउट किया, तो ये हाई पोजीशन में आएगा, थोड़ा हायर अप उन्होंने रखा, तो वो डिज़ाइन के हिसाब से सूट हुआ। लेकिन ये करते वक्त, ये करने के बाद जब ये लोग टेस्ट फ्लाइट करने लगे, तो उस टाइम ऐसा हुआ कि ये ड्यू टू ये बड़ा साइज़ और ये पावरफुल इंजन, इसके वजह से एयरक्राफ्ट कभी कभी मैन्यूवर करते वक्त ऐसा नोज अप टेंडेंसी में आने लगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर मॉडल के साथ। तो उसको उन्होंने काउंटरैक्ट करने के लिए ये नोज अप को, तो नोज डाउन करेंगे तभी ये नॉर्मल आएगा, तो उन्होंने ये MCAS डाला था उसमें। MCAS जो कंप्यूटर है वो फ्लाइट कंट्रोल, तो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का एक उन्होंने पार्ट बनाया। तो फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर का और एक साथ में ऐड किया MCAS कंप्यूटर। MCAS कंप्यूटर में ऐसा उन्होंने सेट किया कि जब भी ऐसा कुछ नोज अप टेंडेंसी क्रिएट हुआ मैन्यूवर करते वक्त, तो ये MCAS क्या करेगा, ये पीछे ये जो देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है और हॉरिजॉन्टल ट्रिम कहलाता है ये पर्टिकुलर मॉडल में। तो ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को वो एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने से क्या होगा, जैसे ही नोज अप टेंडेंसी होगी तो MCAS उसको एक्टिवेट करके थोड़ा सा ऐसे उसको ऊपर के तरफ उसका कुछ डिग्रीज एंगल ट्रिम कर देगा या बढ़ा देगा, तो वो ये एंगल बढ़ते ही ये एयरक्राफ्ट ऐसे नोज डाउन हो जाएगा। ऐसे ऊपर जा रहा था ड्यू टू सम इश्यूज ऑफ दिस इंजन साइज, तो उसके वजह से और ये अभी MCAS उसको करेक्ट करेगा, तो पायलट को कुछ दिक्कत नहीं होगी, ये प्लान था। लेकिन ये करते वक्त उन्होंने कुछ उसमें मिसमैनेजमेंट किया।
जो कि रीज़न बन गया ये दो क्रैशेस का। उन्होंने क्या किया था, एमसीएस का जो सॉफ्टवेयर है उसको एंगल ऑफ अटैक के लिए एक सेंसर है, एंगल जो एयरक्राफ्ट जो नोज अप होता है उसको मेजर किया जाता है, उसको पता कैसे चलता है कि नोज अप हो रहा है, एयरक्राफ्ट को पता कैसे चलेगा। उसमें दो सेंसर होते हैं, उसको कहा जाता है एंगल ऑफ अटैक सेंसर, जो कि एयरक्राफ्ट का पिच अप पिच डाउन, मतलब ये डायरेक्शन आपको बताता है। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो ये पिच अप पिच डाउन, ये कंडीशन को बताने के लिए ये एंगल कितना बढ़ रहा है एयरक्राफ्ट व्हाइल इट इज़ फ्लाइंग या घट रहा है, वो दो सेंसर जो एंगल ऑफ अटैक सेंसर हैं वो बताते रहते हैं फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को। और इस केस में ऑल्सो एमसीएस को भी इनपुट जाता है कि भाई मैं ये लेवल में अभी फ्लाई कर रहा हूँ, या मैं ऊपर एंगल ऑफ अटैक बढ़ रहा है मेरा या घट रहा है, ये सब चीज़ उसमें बताया जाता है। मतलब वो इनपुट देता है, वो सेंसर्स वो कंप्यूटर को इनपुट देता है। अच्छा, ये हो गया, वो इनपुट दिया, लेकिन उन्होंने लॉजिक ऐसा बनाया था कि अगर एक भी एंगल ऑफ अटैक सेंसर इनपुट देता है वो कंप्यूटर को, एमसीएस को, तो आप ये करो कि एयरक्राफ्ट को ऐसे नोज डाउन लेके आओ। ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ, कभी भी अगर कोई एक फॉल्टी सेंसर है और वो रॉन्ग डाटा दे रहा है, रॉन्ग डाटा के चलते भी ये डाउन होने लगा। वो दूसरा साइड अगर सही है उसका वो रेफरेंस नहीं ले रहा है, वो एमसीएस जो कंप्यूटर है उसका वो इनपुट या रेफरेंस नहीं लिया उसने। एक ही साइड जो फॉल्टी था उसका रेफरेंस लेके उसने लगातार पिच नोज डाउन कंडीशन वो बनाने लगा, या उस कंडीशन में फ्लाई करने लगा, जो कि क्रैश का रीज़न या क्रैश का जो आप बोल सकते हैं कि क्या उसके पीछे रहा, वो क्रैश का रीज़न रहा। अच्छा, तो ये एक रीज़न जो कि उन्होंने तभी सोचना चाहिए था कि हमें एक के बदले दोनों साइड का रेफरेंस अगर हम लोग इनपुट एमसीएस को जाना चाहिए था, या दोनों साइड अगर एमसीएस से बात करते कि नहीं मैं सही हूँ मैं गलत हूँ, जो सही वाला है वो भी इनपुट देता, जो गलत वाला है वो भी इनपुट देता। दैट मीन्स दोनों डिसएग्री कर रहे हैं कि हम दोनों नहीं मान रहे हैं एक दूसरे को, तो उस कंडीशन में एमसीएस को डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। ये काम नहीं हो पाया तभी, जो कि अभी बाद में इन्होंने मॉडिफिकेशन में किया, और वो नहीं हो पाया था, इसके लिए ये दोनों क्रैशेस हो गए। तो ये तो मतलब आप समझ गए कि क्यों एमसीएस आया और क्यों ये क्रैशेस हुए। तो तभी इन्होंने इसके ऊपर काम किया और सारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो निकाली इन्होंने कि ये प्रॉब्लम के वजह से ये चीज़ें हुई और इसको हम करेक्शन करेंगे। इसके लिए बोइंग को कहा सुनी बहुत हुई, बोइंग को बहुत सुनना पड़ा इसके बारे में कि आप ये गलत डिज़ाइन किए। इवन जो FAA है उनका, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि उनका रेगुलेटर है USA का, उसको भी काफ़ी निंदा हुई। उनको भी पूछा गया कि आप कैसे ऐसे डिज़ाइन कैसे आपने अप्रूव किया, ये सब चीज़ें कंसिडर में नहीं लाने के लिए, नहीं लाकर कैसे आपने ये सब अप्रूव किया। तो ये सब होती रही और स्लोली इसके ऊपर काम हुआ, टेस्ट फ्लाइट्स हुए। बोइंग ने अपना सर्विस बुलेटिन, जो कि बोइंग का करेक्टिव एक्शन है, वो करेक्टिव एक्शन एक फॉर्म में उसको कहा जाता है सर्विस बुलेटिन, तो वो एक सर्विस बुलेटिन में डाल के वो ऑपरेटर्स को उसने भेजा, और सारे ऑपरेटर्स इसके ऊपर काम करने के लिए उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया। और वो काम कर FAA भी इसमें AD तो FAA का आ चुका था, तो FAA ये सब करेक्टिव एक्शंस करने लगे। तो अभी करेक्टिव एक्शंस क्या क्या करेंगे, जो पायलट्स को तो पता नहीं है, आपने MCS लगा के रखा था ये पर्टिकुलर नए मॉडल में, पुराने मॉडल में वो नहीं था। और जो पायलट्स थे वो पुराने मॉडल जो NG मॉडल है, ये वो NG मॉडल है,
इस मॉडल के वो लोग आदी थे, इस मॉडल में वो लोग यूज टू थे कि हम लोग इसमें फ्लाई कर सकते हैं, तो उसमें भी फ्लाई कर लेंगे। तो उनको एक करेक्टिव ट्रेनिंग देना ज़रूरी हो गया इस टाइम कि ये करेक्टिव ट्रेनिंग आप सिमुलेटर में लें। सिमुलेटर मतलब जहाँ रियल एयरक्राफ्ट का एक एग्जैक्टली सेम कॉकपिट का मॉडल बनाया जाता है, जिसके अंदर पायलट जब भी उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो वहाँ पे जाकर अपना ट्रेनिंग लेता रहता है। क्योंकि रियल एयरक्राफ्ट में वो करेंगे तो फिर ये सही नहीं रहेगा। रियल एयरक्राफ्ट में रिस्क भी है और लाइफ रिस्क भी है, और वो रेवेन्यू पैसेंजर को अफेक्ट भी करेगा, तो उनको ट्रेनिंग सिमुलेटर में दिया जाता है। ऐसा एक मॉडल है जो कि कॉकपिट को पूरा सिमुलेट करता है, कॉकपिट जैसा बनाया जाता है, वो एक हूबहू कॉकपिट होता है वो, उसमें वो पूरा फील लेता है कैसे लैंड करना है, कैसे टेक ऑफ करना है। तो उसमें एक ट्रेनिंग उनको ऐड करने के लिए बोला गया। तो वो ट्रेनिंग नहीं थी, जिसकी वजह से ये क्रैश हुए। तो ये सेट ऑफ जो उन्होंने दिया, FAA ने इसको रूल्स में डाला कि ये चीज़ मॉडिफिकेशन करना है, और इसको बाकी सारे कंट्रीज सब फॉलो करने लगे। DGCA इंडिया भी वो स्टडी कर रहा था, और डिटेल स्टडी कंप्लीट होने के बाद ये 26 अगस्त 2021 को उसने ये बैन लिफ्ट किया। उसमें कौन सा एयरलाइन का रिक्वेस्ट या लॉबी क्या है उसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन एट लास्ट हुआ। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन के चलते DGCA इंडिया ने कभी अपना अलग से रूल नहीं डाला, कि अपना अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं डाला कि हमारा ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हो क्या रहा है, अभी भी बहुत सारे कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मैक्स को अप्रूव नहीं किया, जैसे कि चाइना अभी तक अप्रूव नहीं किया है। इंडिया कर चुका है अभी, लेकिन चाइना नहीं किया है। चाइना का USA के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रेड का इशू या कुछ दूसरा हो सकता है जिसके वजह से वो नहीं कर रहा है, या फिर और भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसके वजह से नहीं कर रहा है, या फिर वो और भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। उनका जो बोलना ये है चाइना का कि वो इन्वेस्टिगेशन अभी तक कर रहे हैं, जब होगा उसके बाद वो इसको सर्टिफाई करेंगे। लेकिन इंडिया ने किया, और इंडिया ने अपना अलग से कुछ कंडीशन नहीं रखा। जो कंडीशंस FAA और यासा ने अपने एयरवर्दिनेस डायरेक्टिव और AD के थ्रू दिया हुआ है, वही कंडीशंस इंडिया ने माना, फॉलो किया, और कहा कि इंडिया में कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट आएगा या एयरलाइन आएगा तो ये सारे जो कंडीशंस बोइंग और एयरबस डाल चुके हैं वो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, उसके बाद ही ये एयरक्राफ्ट इंडिया में या फिर इंडियन एयर स्पेस में, इंडिया का जो एरिया है जहाँ की अपना सिविल एयरक्राफ्ट्स फ्लाई करते हैं, जो कि हम लोगों को फ्लाई इन आउट कराते हैं, मिलिट्री एविएशन नहीं, सिविल एविएशन, वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल एविएशन। तो ये कंडीशन उसने रखा। तो वो कंडीशन क्या थे जो कि एयरक्राफ्ट के ऊपर लागू करना पड़ेगा, जिसके बाद वो उड़ सकता है। पहला कंडीशन तो ये, वो जो MCAS सॉफ्टवेयर के बारे में हमने डिस्कस किया, वो MCAS सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। पहले जो एक इनपुट को कंसिडर करता था, नहीं, अभी 2 इनपुट कंसिडर करेगा, और भी एडिशनल कुछ उसमें जो FAA और बोइंग को लगा के ये भी अफेक्ट कर सकते हैं इसका नोज अप और नोज डाउन टेंडेंसी को, उन्होंने वो भी चेंज किया। तो मोटा मोटा बात यह है कि MCAS का जो सॉफ्टवेयर वो चेंज किया गया, एडिशनल कुछ सॉफ्टवेयर जरूरत जो था उसमें भी उन्होंने चेंजेस लाए। सेकेंड ये चीज़, ये MCAS के बारे में सारे पायलट्स को बताने पड़ेंगे, सबको, सारी फ्रैटर्निटी वर्ल्ड में सबको बताना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इसका ट्रेनिंग लगाया। वो सिमुलेटर्स जो हम बात कर रहे थे, सिमुलेटर में इसकी ट्रेनिंग इन्होंने मैंडेटरी किया कि सारे पायलट्स जो भी फ्लाई करेंगे वो सिमुलेटर में ये पर्टिकुलर MCAS के बारे में जानेंगे, वो उसकी वो लोग एक ट्रेनिंग लेंगे। और इन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग तो ले लिया, लेकिन फिर भी अगर कोई रीज़न के वजह से ऐसा कंडीशन आता है एयर में, तो उसके लिए क्या एक्शन होना चाहिए, वो जिस बुक्स में होता है कॉकपिट के अंदर,
कॉकपिट में कुछ बुक्स होते हैं, एयरप्लेन फ्लाइट मैनुअल होता है इमरजेंसी प्रोसीजर्स के, उसकी बुक्स होती हैं, उनकी पेपर्स होती हैं। तो उसमें भी उन्होंने चेंजेस अप्लाई किया कि भाई वो भी चेंज करो, वो भी अपडेट करो। उसमें भी लिखो कि ये कंडीशन हो तो ये करो, ये कंडीशन हो तो वो करो। अगर नहीं करेंगे तो फिर से वैसा कुछ क्रैश होगा। तो वो कंडीशन उधर रहेगा तो पायलट अगर कुछ भी एक्शन करने से पहले वो देखेगा, वो देख के उसी हिसाब से वो अपना एक्शन लेगा। तो उसमें क्रैश अवॉइड भी किया जा सकता है, उसमें कोई क्रैश कैसे ना हो, ये वो उसकी रास्ता है। और फोर्थ कंडीशन ये है कि आप ये एयरक्राफ्ट का एक टेस्ट फ्लाइट कराएं। रेवेन्यू फ्लाइट या पैसेंजर को बिठाने से पहले, उससे पहले एक टेस्ट फ्लाइट करें, आप टेस्ट कराएं कि हमने सब मॉडिफिकेशन कर लिया है इसके ऊपर, सब ठीक ठाक है। और वो सब चीज़ हम लोग टेस्ट फ्लाइट के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हर एक एयरक्राफ्ट सही है, अभी वो उसमें MCS का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सारे कंडीशंस DGCA ने कहा है ये 26 अक्टूबर को, जब उन्होंने बैन को लिफ्ट किया, कि ये सब कंडीशंस आप अगर कंप्लीट करेंगे तभी आप फ्लाई कर सकते हैं इसको इंडियन एयर स्पेस में, नहीं तो आप फ्लाई नहीं कर सकते। तो ये सब थी जो आज का टॉपिक था मैक्स एयरक्राफ्ट के बारे में। और भी बहुत सारे इसमें छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि हम लोग कभी नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आपको अगर कुछ और जानकारी लेना है, कुछ ऐसा कुछ आपको लगे कि कुछ क्वेश्चंस पूछना है, तो आप कमेंट्स में डालिए, हमें कांटेक्ट करने का ट्राई कीजिए। और हमारा चैनल्स देखते रहिए, और ऐसे और भी नए नए एविएशन के बारे में चीज़ें मैं लेके आऊँगा, आप लोग को समझाने का ट्राई करूँगा। जहाँ आपको समझ में ना आए या फिर ऐसा कुछ हो तो वो आप कमेंट्स में डालिए, डेफिनेटली हम उसको और भी सिंपल तरीके में हम लोग समझाने का ट्राई करेंगे, और जो कि आपको अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पर्टिकुलर एपिसोड देखने के लिए। ये पर्टिकुलर DGCA, इंडियन DGCA का जो एक्शन हुआ, लिफ्टिंग ऑफ बैन ऑफ बोइंग 737 मैक्स एरोप्लेन जो हुआ, उसके बारे में आप हमारे साथ रहे इतने टाइम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कम बैक अगेन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।